सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है अफ्रीका, लोकेशन, पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल फीचर्स। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। नंबर 1, अफ्रीका। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज़ 54 countries. The equator passes through the middle of Africa and most Africa lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. सो बच्चों, अफ्रीका जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सो क्या आपको पता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो जो हम यहाँ पर जिस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया में एशिया जो है सबसे बड़ा है और सेकंड में यानी कि दूसरे नंबर पर कौन आता है? अफ्रीका आता है। और बच्चों, अफ्रीका में टोटल कितना कंट्री है? 54 कंट्रीज है। ठीक है, कितने कंट्रीज है? 54 कंट्रीज है। और स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो यहाँ पर इक्वेटर जो है ना अफ्रीका के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है, वो हम लोग कह सकते हैं कि अफ्रीका को वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सा जो है, ज़्यादातर पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। और अफ्रीका का मैक्सिमम एरिया इन दो लैटिट्यूड के बीच में ही आ रहे हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। पॉइंट 2, पॉलिटिकल डिवीजन. So, most of the countries of the Africa were under the European rule for a long time. By the second half of the 20th century, most of the African continent became independent. However, South Africa gained fully independence only in 1994 from the white minority rule. So, बच्चों, अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो जो हमारे जो अफ्रीका कंटिनेंट है, वो कंटिनेंट जो है बहुत सालों से यूरोप के लोग यानी कि यूरोपियन जो है उसको रूल करते आए थे। यानी कि यूरोपियन ने इस अफ्रीका को अपना कॉलोनी बनाया, यानी कि दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि उसको अपना गुलाम बनाया था या फिर उसको कैप्चर किया। लेकिन स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यानी कि 1950 के बाद ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। यानी कि जो यूरोपियन जो रूल कर रहे थे उनसे वो आज़ाद हो गए। लेकिन इसमें भी एक कंट्री है जो अफ्रीका है, उसमें भी एक कंट्री जिसका नाम साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1994 में। ठीक है, और इसको किसने रूल किया था? ब्रिटिश ने इसको रूल किया था। जिस तरह से हमारा कंट्री इंडिया को ब्रिटिश ने रूल किया था, उसी तरह से इसको भी ब्रिटिश ने रूल किया था। द 6 countries ऑफ अफ्रीका इन द नॉर्थ, दैट इज द बारबारी स्टेट्स, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया एंड इजिप्ट form part of the region of Middle East and North Africa. In short, we say MENA. The larger part of Africa, that is intertropical Africa, lies south of Sahara Desert and is called Africa south of the Sahara और Sub-Saharan Africa. तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका का जो 6 कंट्री है यानी कि 6 कंट्री, जैसे कि बारबरी स्टेट हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जेरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, इन 6 देशों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन्हें द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि ये अफ्रीका के नॉर्थ दिशा में पड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में मैंने आपको दिखाया है। सो इन देशों को क्या कहा जाता है? द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अब इसके अलावा जो अफ्रीका के बहुत बड़ा पार्ट है जो कि सहारा डेजर्ट से नीचे है, आप देख सकते हो ये रीजन, ये पूरा रीजन को क्या कहते हैं? इस रीजन को कहा जाता है अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, या फिर इस रीजन को, इस एरिया को कहा जाता है सब सहारन रीजन। और ये रीजन जो है सहारा डेजर्ट, ये जो सहारा डेजर्ट है इसका ये नीचे वाला पूरा हिस्सा जो है, इस हिस्सा को, इस रीजन को सब सहारन अफ्रीका कहते हैं। सो बच्चों, आप पॉइंट नंबर 3, लोकेशन एंड एक्सटेंड। सो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अफ्रीका का लोकेशन क्या है ग्लोब में और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सो अफ्रीका कंप्राइजेस अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि अफ्रीका का जो एरिया है वो दुनिया का जो लैंड सरफेस का एरिया है उसका 1/5 है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अफ्रीका कितना बड़ा कंटिनेंट है। ठीक है, सो बच्चों, अगर हम अफ्रीका के लोकेशन की बात करें
तो अफ्रीका जो है, अगर हम नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो है दोनों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतना ही एरिया है इसका लगभग, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी उतना ही एरिया है। और अगर हम इसका एक्सटेंड जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ता है, और बहुत ही कम यानी कि छोटा सा एरिया जो है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाले रीजन को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर से नीचे वाली एरिया को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राइम मेरिडियन, और ये प्राइम मेरिडियन के इस साइड यानी कि दायां साइड जो है इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसका बायां साइड को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर पर भी है, उसके बाद ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी। सो बच्चों, अगर हम अफ्रीका के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये पड़ता है आपका 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये पड़ता है आपका 17 डिग्री वेस्ट से आपका 51 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट किसका, अफ्रीका का। सो गाइस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। अफ्रीका का एरिया कौन कौन सा हेमिस्फीयर में पड़ता है, और इसका लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। मैं आपको फिर से बता दूं, इसका जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक है, और अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो ये 17 डिग्री वेस्ट से लेकर 51 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। इन लैटिन, अफ्रीका इज अप्रिका विच मीन्स सनी, वेयर द सन शाइन्स फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर with harsh rays and without cloud. The Greek called it Africa, meaning without cold. So students, ये जो अफ्रीका है, इस कंटिनेंट का नाम अफ्रीका क्यों पड़ा, इसका पीछे दो रीज़न बताया जाता है। माना जाता है कि अफ्रीका वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, माना जाता नहीं है एक्चुअली। अफ्रीका का मतलब होता है एप्रिका, एप्रिका उसका मतलब क्या होता है, सनी। क्योंकि बच्चों, ये जो अफ्रीका जो है वो इक्वेटर का आसपास पड़ता है, तो और ये रीजन जो है, ये रीजन ऐसा रीजन है, हमको पता है, हमें पता है कि इक्वेटर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सन का रेडिएशन पड़ता है, यानी कि सूरज का जो किरण उस पर पड़ता है, यानी कि ये रीजन जो है बहुत ही गर्म रहता है। यहाँ पर डायरेक्टली जो सनलाइट जो है डायरेक्टली इस पर पड़ता है, इसीलिए इस इलाका में ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अफ्रीका का मतलब जो होता है ना, अफ्रीका, वो अप्रिका लैटिन वर्ड है, अप्रिका उसका मीनिंग होता है सन्नी, जहाँ पर जो है सूरज हमेशा चमकता रहता है हर साल, और बहुत ही धूप देता है, और बिना बादल का, यानी कि बारिश नहीं होता है, और ज़्यादातर वहाँ पर धूप रहता है, और मौसम जो है गर्म रहता है। और एक इसका मीनिंग है यहाँ पर, एक और वर्ड यहाँ पर कहा गया कि ग्रीक वर्ड से भी अफ्रीका का मीनिंग बनता है, एक मतलब विदाउट कोल्ड। तो अफ्रीका का मतलब क्या है, अगर लैटिन वर्ड से देखें तो अफ्रीका का मतलब सन्नी है, और अगर हम ग्रीक वर्ड से देखें तो अफ्रीका का मतलब क्या है, विदाउट कोल्ड। और कहीं ना कहीं दोनों वर्ड जो है यहाँ पर मैच करता है, क्योंकि अफ्रीका जो है सबसे गर्म कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और ज़्यादातर सन्नी रहता है ये रीजन जो है। अब स्टूडेंट्स, बाउंड्रीज, ओके। सो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नेक्स्ट टू द एशिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अफ्रीका जो है एरिया में दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि एरिया में अगर एरिया साइज का हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है एशिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। सो इट इज़ सराउंडेड बाय द मेनी वाटर बॉडीज, और अफ्रीका जो है पूरी तरह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और बच्चों, वाटर बॉडीज हम किसे कहते हैं, वाटर बॉडीज हम लेक्स, सीज, ओशियंस वगैरह को हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज। इन्हें हम वाटर बॉडीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें पानी होते हैं, राइट। सो इट इज सराउंडेड बाय मेनी वाटर बॉडीज, इन द नॉर्थ बाय द मेडिटेरियन सी, in the northeast by Red Sea, in the east by Indian Ocean, and in the west by Atlantic Ocean. So बच्चों, ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है ना, ये पूरी तरह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें, ये नॉर्थ ये रीजन है, नॉर्थ ऊपर साइड ना नॉर्थ है। सो नॉर्थ साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, तो नॉर्थ का तरफ से मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये जो रेड सी है, सो नॉर्थ ईस्ट से रेड सी घेरा हुआ है। और अगर हम ईस्ट का बात करें तो ये पूरा रीजन है इंडियन ओशन। कौन सा ओशन, इंडियन ओशन।
और अगर हम इस रीजन की बात करें, वेस्ट रीजन, ये पूरा ये वेस्ट रीजन है, तो ये रीजन है आपका अटलांटिक ओशियन। ये देखिए अटलांटिक ओशियन है और इधर भी अटलांटिक ओशियन से घिरा है। सो बच्चों, ये जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट जो है ना, ये पूरी तरह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। बच्चों आप यहां पर देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ये क्या करता है, ये जो है ये कनेक्ट करता है हमारा ये जो मेडिटेरियन सी है इसको और अटलांटिक ओशियन को। ठीक है, यहां पर स्ट्रेट का मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रेट का मतलब एक ऐसा नेरो या फिर छोटा सा वाटर बॉडी, नेरो मीन्स जो ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, एक नेरो सा वाटर बॉडी जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था एक इस्थमस, इस्थमस भी आपने पढ़ा था, आपका शायद आपने क्लास 6 में पढ़ा था, आपका जो प्रीवियस क्लास है वहां पर आपने पढ़ा था कि इस्थमस क्या है। सो इस्थमस एक नेरो लैंडमास है, यानी कि एक कम चौड़ी वाली लैंडमास है, जमीन है जो बड़े बड़े दो लैंडमास को कनेक्ट करती है, राइट। और स्ट्रेट जो है एक नेरो वाटर बॉडी है जो बड़े बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। ये दोनों का जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, आपको इसे याद रखना चाहिए। और उसके अलावा बच्चों यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर भी एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है बब एल मंदेब। ठीक है, ये स्ट्रेट क्या करता है? ये स्ट्रेट जो है अफ्रीका को और अरब को, ठीक है, अफ्रीका और अरब को क्या करती है? अलग करती है, यानी कि उसको डिवाइड करती है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट है बब एल मंदेब, ये रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट है बब एल मंदेब और ये एक नेरो वाटर बॉडी है। ये क्या करती है? अरब को और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये रीजन जो है वो अरब का रीजन है। ठीक है, अरब रीजन है, और ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिबूटी एक शहर है यहाँ पर, और ये उधर यमन, ये अरब का रीजन है, ये जो है अफ्रीका का रीजन है। तो ये जो बब एल मंदेब जो है वो अरब और अफ्रीका को अलग करती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है? ये रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब। और बच्चों आप अब यहां पर आप देखिए, ये जो अफ्रीका है और ये एशिया है, और अफ्रीका और एशिया को एक स्तमस जो है वो कनेक्ट करती है। स्तमस क्या है? मैंने आपको बताया था, स्तमस एक छोटा सा लैंडमास जो बड़े बड़े दो लैंडमास को कनेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका स्तमस ऑफ स्विच या फिर स्विच स्तमस। ठीक है, ये जो स्तमस है, ये जो छोटा सा लैंडमास है, वो क्या करती है? अफ्रीका को और एशिया को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसा स्तमस का नाम बताओ, या फिर ये कौन सा स्तमस है जो एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है। तो आपको लिखना है कि स्तमस ऑफ स्विच। ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रेट है जो अरब और अफ्रीका को अलग करता है। तो आपको लिखना है बब एल मंदेब। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है, या फिर बताओ स्टेट का नाम, बताओ वो स्टेट का नाम बताओ जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। तो आपको लिखना है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट विच इज क्रॉस्ड बाय 3 मेन लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ विथ इक्वेटर इन द मिडिल। सो बच्चों अफ्रीका ही एक इकलौता ऐसा कंटिनेंट है जिसमें से 3 मेन लैटिट्यूड पास होती है, यानी कि उससे गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन सा 3 मेन लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर पड़ती है, और इक्वेटर जिसका डिग्री कितना है? 0 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है अफ्रीका से होते हुए, दूसरा है ये 0 डिग्री में आपका इक्वेटर जा रही है, और तीसरा है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये तीनों मेन लैटिट्यूड जो है अफ्रीका से गुजरती है।